मित्रों नमस्कार, मैं अन्नू कपूर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं आप सबको। आज भी बातें होंगी उन गानों की जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले कहानियों की फहरिस्त पेश कर दूं जो आज के सफर पर हमारे हमसफर होंगे। आज मैं सुनाऊंगा मियां महमूद के बचपन की वो दास्तान जब उन्होंने अशोक कुमार से झूठ बोलकर पैसे लपक लिए। फिर बताऊंगा एक गाने के बारे में जिसे सुनकर महिलाओं में आक्रोश भड़क पड़ा। इसका विरोध विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, जिसकी वजह से उस गाने की लाइंस को, शब्दों को चेंज करना पड़ गया। कौन सा था ये गीत? फिर बात करेंगे दिलीप कुमार की, उनके जन्म स्थान पेशावर की। दिलीप कुमार साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो अपने जन्म स्थान को देखें। 1998 में उन्हें ये मौका भी मिल गया। वो अपने जन्म स्थान के पास पहुंच भी गए, मगर जी भर के देख ही नहीं पाए, अंदर एंटर तक नहीं कर पाए। क्यों? बताऊंगा आज के शो में। इसके साथ ही नौशाद साहब से जुड़ा एक किस्सा भी होगा। दीदार, आन, अमर, उड़न खटोला, कोहिनूर, मुगले आजम और गंगा जमुना जैसा हिट म्यूजिक देने वाले नौशाद साहब के बारे में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि नौशाद साहब को हमेशा दिलीप कुमार जैसी बैसाखी चाहिए। दिलीप कुमार के सहारे बगैर वो कुछ नहीं है। कैसे दिया नौशाद अली साहब ने इस बात का जवाब? बात तब की है जब महमूद साहब छोटे थे। जब भी मुमताज अली के दोस्त मियां याकूब बॉम्बे टॉकीज आते, अपनी गाड़ी से उतरते तो महमूद आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ा देते। याकूब महमूद के घर के हालात से वाकिफ थे तो 1-2 रुपए महमूद के हाथ में रख देते। उनका ऐसा करना जारी रहा और ये बात महमूद के लिए एक आदत बन गई। अब महमूद साहब अक्सर बॉम्बे टॉकीज के बाहर इंतजार किया करते थे कि कब चचा आएं और कब पैसे दें। महमूद याकूब के अलावा बॉम्बे टॉकीज के और लोगों से भी पैसे मांग लिया करते थे, मगर एक शख्स ऐसा था जिसे देखकर वो छुप जाया करते थे और वो थे अशोक कुमार। जब मुमताज अली मलाड की दफ्तरी बिल्डिंग में रहा करते थे तब एक बार महमूद अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उसी समय दादा मुनी आए अपनी गाड़ी से और जैसे ही अशोक कुमार कार से बाहर आए, महमूद उनके सामने पहुंच गए और कहा, मेरी बहन की शादी है, अगले हफ्ते है और घर में पैसे नहीं हैं। अशोक कुमार भी मुमताज अली के घर के हालात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने फौरन 200 रुपए महमूद को दे दिए। अब इत्तेफाक देखिए कि बदनसीबी, उसी शाम अशोक कुमार की मुलाकात हो गई मुमताज अली से। अशोक कुमार ने मुमताज अली को बेटी की शादी की बधाई दी कि शादी होने जा रही है, मुबारक हो। मुमताज अली ने हैरत से कहा, नहीं दादा मुनी, मेरी तो किसी बेटी की शादी नहीं है। अशोक कुमार ने ताज्जुब से कहा, पक्का आपकी किसी बेटी की शादी नहीं है? मुमताज अली ने कहा, नहीं। अशोक कुमार समझ गए कि महमूद ने उन्हें बेवकूफ बनाया। उस वक्त मुमताज अली से कुछ नहीं बोले और धीरे धीरे वक्त गुजर गया। वक्त के साथ साथ वो इस बात को भी भूल गए। लेकिन इस बात के बाद महमूद को अपनी गलती का एहसास हो गया और मियां महमूद इस बात को नहीं भूले। वक्त ने करवट ली और महमूद बन गए बहुत बड़े स्टार के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए। 1974 में एक फिल्म बनाई, 2 फूल। उसमें लिया दादा मुनी अशोक कुमार को और इस फिल्म के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अमाउंट था, उसके अलावा एडिशनल भी पैसे दे दिए। अशोक कुमार ने जब इस एक्स्ट्रा मनी दिए जाने की वजह पूछी तो महमूद ने माफी मांगते हुए बरसों पुराना वो किस्सा उन्हें याद दिलाया जब झूठ बोलकर उन्होंने दादा मुनी से 200 रुपए लिए थे। महमूद ने गुजारिश की कि वो इन पैसों को रख लें, पर दादा मुनी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। 1977 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धर्मवीर। धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्राण। म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के एक गाने में आनंद बख्शी की लिखी एक लाइन पर बावेला खड़ा हो गया, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। इस गाने का दूसरा अंतरा कुछ इस तरह का था। अंतरे की आखिरी लाइन के शब्द लड़की हो या घोड़ी पर औरतों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये जितनी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थीं, उन्होंने मुट्ठियां बांध ली। महिला संगठनों की भ्रुकुटियां तन गई, विरोध के स्वर मुखर होते गए और बात यहां तक पहुंच गई कि मनमोहन देसाई को ये लाइन दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, आनंद बख्शी को लाइंस दोबारा लिखनी पड़ी
जो दोबारा नई लाइन लिखी गई वो कुछ इस तरह से बनी, ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है, कितनी मुंहजोर है, ढीला छोड़ देना हंस के, रखना दोस्त लगामे कस के, मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। याद करें, पहले पुराना वाला जिस पे औरतों को ऑब्जेक्शन हो गया था वो था मुश्किल से काबू में आए, लड़की हो या घोड़ी। इसकी जगह नई लाइन लिखी गई, मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। तो साहब गाने का यह हिस्सा दोबारा रिकॉर्ड किया गया, फिल्म में नया वर्जन शामिल कर लिया गया, मगर एलपी रिकॉर्ड्स में पुराना वर्जन ही मौजूद है। जो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें पुराना वर्जन ही है। इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने के थोड़े दिन बाद 27 अगस्त 1976 को यूएसए में मुकेश जी की मृत्यु हो गई। ये गीत मुकेश जी और रफ़ी साहब का लास्ट डुएट सॉन्ग। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। मदरलैंड, लैंड ऑफ माई बर्थ। जैसा अटैचमेंट माता के साथ शिशु का होता है, वैसा ही हर व्यक्ति का मोह, अटैचमेंट, प्रेम होता है अपने जन्म स्थान से। दिलीप साहब अपवाद नहीं हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान जाकर, पेशावर जाकर अपनी जन्मभूमि को देख के आएं। उन्हें ये मौका मिला 1998 में। उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से नवाजा गया। ये सम्मान लेने जब दिलीप कुमार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद गए तो पेशावर जाना भी हुआ उनका। दिलीप कुमार का इस पाकिस्तान यात्रा में शाही मेहमान की तरह स्वागत हुआ, स्टेट गेस्ट जिसे बोलते हैं। पेशावर में भी उन्हें वही सम्मान, अपना शहर एक मुद्दत के बाद देखा था। किला बाला हिसार की बुलंदी पर खड़े होकर उन्होंने अपने पेशावर को इस तरह निहारा जैसे कोई बरसों का बिछड़ा अपने से फिर मिल गया हो। पेशावर जाने का असली मकसद था कि उस घर, उस चौखट, उस आंगन को देख सकें, छू सके, चूम सकें, महसूस कर सके जहां वह पैदा हुए, खेले और बड़े हुए। उनका पुश्तैनी मकान पेशावर के बाजार किस्सा खानी के मोहल्ला खुदादाद में था। उनकी इस मोहल्ले की यात्रा को सुरक्षा की दृष्टि से कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, मगर खुशबू को फैलने से कौन रोक सकता है। दिलीप कुमार साहब के आने से पहले ही वहां हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। मालूम हो गया कि यूसुफ मियां आ रहे हैं। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी चीजें। मजबूरन दिलीप कुमार को बाजार से ही लौट जाना पड़ा। हाय, जिस घर को देखने की ख्वाहिश, तमन्ना थी, उसके करीब पहुंचकर भी वो उसे देख नहीं पाए। बरसों की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। दिलीप कुमार उस घर के दर्शन किए बगैर वापस लौट आए। दिलीप साहब के उस घर में अब इकरामुल्लाह इशाक नाम का एक शख्स रह रहा है जो अपने आप को दिलीप कुमार का रिश्तेदार बताता है। पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार के घर को नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है और इस विरासत को खैबर पख्तूनख्वा सरकार की मदद से खाली करवाया जा रहा है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ नौशाद साहब के साथ भी। एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद लोगों ने उन पर उंगलियां उठाई, उनकी काबिलियत को, उनकी फनकारी को चैलेंज किया। 60s 50s में नौशाद साहब बहुत उरूज पे थे, बहुत नाम था। साथ ही बुलंदी पे थे दिलीप कुमार। नौशाद और दिलीप कुमार जैसे मीडास टच हो, जहां हाथ रखा वो सोना बन गया। दीदार, आन, अमर, उड़न खटोला, कोहिनूर, मुगल आजम, गंगा जमुना, लंबी लिस्ट है। लेकिन कुछ लोग थे नौशाद साहब की कामयाबी से जल गए और उन्होंने कहना शुरू किया कि नौशाद साहब को दिलीप कुमार की जरूरत है, क्योंकि दिलीप कुमार उनकी बैसाखी हैं और दिलीप कुमार के बगैर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अजीब बात है। वैसे ये लोग भूल गए कि इसी दौर में नौशाद साहब ने बैजू बावरा की, मदर इंडिया की, सोहिनी महिवाल की, जिसमें दिलीप कुमार नहीं है। नौशाद साहब को बुरा बहुत लगा। उन्हें इस बात का जवाब देना था। सही मौके की तलाश में थे। यह मौका उन्हें तब मिला जब उन्हें एच.एस. रवेल ने मेरे महबूब फिल्म ऑफर की।
फिल्म में राजेंद्र कुमार हीरो के रूप में साइन किए जा चुके थे। रवेल साहब जब नौशाद साहब के पास पहुंचे तो नौशाद साहब को लगा कि यही मौका है अपनी अहमियत जताने का। उन्होंने इस फिल्म के लिए रवेल साहब से 2,25,000 रुपए की डिमांड की, जबकि उनकी रेगुलर फीस उस जमाने में 1,10,000 रुपए हुआ करती थी। इसलिए अचानक डबल से भी ज्यादा फीस सुनकर रवेल साहब को झटका लगा। 61-62 की बात है। शंकर जयकिशन ने भी अपने रेट बढ़ा दिए थे। 1.25 लाख की जगह वो भी 1.25 लाख रुपए ले रहे थे। ऐसे में 2.25 लाख रुपए नौशाद साहब के हिसाब से भी बहुत बड़ी रकम थी। रवेल साहब नौशाद साहब की प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नौशाद साहब माने नहीं और फाइनली मजबूर होकर रवेल साहब को 2.25 लाख रुपए में ही नौशाद साहब को साइन करना पड़ गया। मेरे महबूब का म्यूजिक सुपर डुपर हिट रहा और इस फिल्म में भी दिलीप कुमार नहीं थे। जिन लोगों ने नौशाद साहब के टैलेंट पर, काबिलियत पर उंगली उठाई थी, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया मौसीक़ार आजम नौशाद साहब ने। स्वागत है सुहाना सफर के इस मॉनसून सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम बरसात के गीत आपको सुनवाते हैं। आज का गाना है बरखा बहार आई, बूंदों के हार लाई, रिमझिम ने छेड़े तराने। 1959 की फिल्म जिसका नाम बरखा। फिल्म को डायरेक्ट किया था कृष्णन एंड पंजू ने। म्यूजिक चित्रगुप्त का था, गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने। फिल्म के मुख्य कलाकार जगदीप, नंदा, मुकरी, शोभा खोटे, डेविड, अनंत कुमार, लीला चिटनिस, उल्लास, मोहन चोटी और अचला सचदेव। फिल्म में 9 गाने थे जिन्हें आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश ने। जिस गीत बरखा बहार आई की मैं बात कर रहा हूं वो फिल्माया गया है स्वर्गीय नंदा जी पर, गाया है लता जी ने। गाने के मुखड़े में बारिश है, मगर मुखड़े के बाद ये बारिश गायब हो जाती है और बाकी का गाना नंदा जी और डांसर्स के ऊपर पिक्चराइज है विदाउट द रेन। लेकिन गाने की पोइट्री में बारिश का पूरा वर्णन है। अगर आपको कभी मौका मिले इस गाने को तो देखिएगा। नंदा जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैं फेसबुक पर यह गाना अपलोड करूंगा। बरखा फिल्म का जो गाना सबसे ज्यादा चला, लोगों को याद रहा, वो ये गाना नहीं है। वो था एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। ये गाना ज्यादा लोगों में पॉपुलर रहा। लेकिन बरसात के गाने की बात हो रही है तो सुनवाऊंगा यही गाना, बरखा बहार आई, बूंदों के हार लाई, रिमझिम ने छेड़े तराने। बीकानेर के पंकज गोस्वामी ने एक सवाल पूछा है, टेढ़ा सवाल है ये। उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या कभी भरत व्यास ने आर.डी. बर्मन के लिए कोई गाना लिखा है। पंकज जी, एज पर अवर इंफॉर्मेशन और कोशिश की तो पता चलता है कि 1977 में बी.आर. चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था कर्म। हीरो थे राजेश खन्ना और उनके साथ विद्या सिन्हा और शबाना आजमी। म्यूजिक बाय आर.डी. बर्मन और गीत भरत व्यास जी। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कहां मतलब आर.डी. बर्मन और कहां। यूं तो इस फिल्म में 2 गीतकारों का उल्लेख मिलता है, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और भरत व्यास। फिल्म में टोटल 7 गाने थे। इनमें से 4 गाने पंडित भरत व्यास ने लिखे थे। इनके द्वारा लिखे गीत कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। फिल्म के कास्ट क्रेडिट कास्टिंग के दौरान बजने वाला मुकेश जी का गाया कर्म कहो किस्मत कहो और उसका एक्सटेंशन कर्म करे किस्मत बने। नेक्स्ट ओम शिवपुरी पर फिल्माया और महेंद्र कपूर का गाया जब दुख से मन घबरा जाए और इसी गीत का एक एक्सटेंशन महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया जब चारों तरफ अंधेरा हो। ये चारों ही गाने पंडित भरत व्यास के लिखे हुए हैं और बाकी 3 गाने इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखे। मुझे उम्मीद है पंकज जी आप मुतमईन होंगे। कमाल का सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल आर.डी. बर्मन की कैफियत बिल्कुल अलग और पंडित भरत व्यास बिल्कुल अलग। ए मालिक तेरे बंदे हम, या तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं, आप समझे ना। या हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी
चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस कॉम्बिनेशन का। लेकिन आपने सवाल पूछा और हम बहुत खुश हैं कि हमने इस सवाल का जवाब दे दिया। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफ़र और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।